वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है। हमारे पास ये दो रेखिक समीकरण हैं जिन्हें मिलकर एक रेखिक समीकरण युग्म बनता है। तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज में लिया जाता है वो किस प्रकार यूज में लिया जाता है। हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें सारणी बनानी होती है और सारणी में x और y के मान लेने होते हैं। उन x y के मान को निकालना ही हमारे इस प्रश्न का सबसे अहम पड़ाव है, क्योंकि वो मान जब निकल जाते हैं तो फिर हम ग्राफ खींचते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ग्राफ खींचना तो बहुत आसान है और सब इजीली खींच लेते हैं, लेकिन सारणी बनाना ही कुछ स्पेशल है और सारणी बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल ही आज सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार हम इजीली सारणी बना सकते हैं। हमें यहां यह प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो जब भी हम हल शुरू करते हैं तो देखिए किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में करना है, मैं पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको बताता हूं। सबसे पहले हम हल लिखकर शुरू करते हैं हमारी कॉपी में इन प्रश्नों को सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम होगा कि इन समीकरणों को हम अपनी कॉपी में एज इट इज उतार लें। इस प्रकार से इसे हम कह देंगे समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को भी हम यहां उतार लें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से हम हमारे दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। समीकरणों को लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक एक समीकरण को लेकर हम इन्हें सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 को। इसके लिए हम यहां लिख भी देंगे कि समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को हम यहां फिर से लिख देंगे। तो x माइनस 2y बराबर 3। ये लीजिए हमने समीकरण को फिर से लिख दिया। अगला काम हमारा क्या होगा कि इस समीकरण में से हमें x या y दोनों में से किसी एक का पक्षांतरण करना होता है साधारणतया, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि यदि हम ऋणात्मक मान वाले चर को दूसरी तरफ भेज दें तो बेस्ट होता है। हम यहां देख रहे हैं कि y जो है वो ऋणात्मक है, 2y है, ये ऋणात्मक है, तो 2y का पक्षांतरण हम इस तरफ कर देंगे। ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो जो भी आपको ऋणात्मक संख्या नजर आए उसका आप पक्षांतरण कर दीजिए, चाहे वो x वाली हो चाहे वो y वाली हो। हम यहां देख रहे हैं कि 2y ऋणात्मक है तो मैं 2y का पक्षांतरण कर देता हूं। x बराबर 3 और जब ये 2y इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक में बदल जाता है और धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक में बदल जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व करके इसके मान अभी नहीं निकालने हैं। क्या करना है आपको, सीधा आप यहां टेबल बना दीजिए। ये लीजिए, ये टेबल के लिए मैंने खींच दिया खाका। तो इस प्रकार से आप टेबल की तैयारी कर लीजिए। हमें x और y के दो मान निकालने होंगे, इसलिए हमने दो कॉलम बना लिए जिनमें हम x और y के मान लिख देंगे। ऊपर सदैव x लिखते हैं और नीचे हमेशा y, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम हमारा पहला मान कैसे प्राप्त करते हैं। ये काम जो हम अब करने वाले हैं वो आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, मैं यहां कर रहा हूं। इस समीकरण में ये जो हमने पक्षांतरण करने के बाद समीकरण प्राप्त किया है, इसमें हम ये जो दाईं तरफ यानी कि दाएं पक्ष में जो y है उस y का कोई ना कोई मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। अब वो y का मान हम क्या रखें, आपको यही सोचना है। तो देखिए बहुत आसान होता है कि आप सबसे पहला मान जो चुनते हैं वो 0 लेके चलें। जैसे कि यहां मुझे y रखना है तो मैं मान लूंगा कि माना y बराबर 0, यानी कि जब y बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा हम यहां से निकालेंगे। कैसे, हमने y बराबर 0 माना तो इस समीकरण में y की जगह 0 लिख दीजिए। जैसे कि x बराबर 3 प्लस 2 और y की जगह मैंने 0 लिख दिया। ठीक है ना, बहुत आसान है। जहां y लिखा हुआ है वहां 0 लिख दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 3 की जगह 3 आएगा और 2 को 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, गुणा। तो 2 को अगर 0 से गुणा करूंगा तो 0, यानी x बराबर मुझे मिल गया 3। तो इस तरह से हमें y के संगत x का मान मिल गया, तो उसे हम लिख लेंगे यहां। x के बराबर 3 है और y बराबर हमने रखा था 0। ये हमें पहला मान मिल चुका है। इसी प्रकार से आप दूसरा मान भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
y बराबर कुछ और रख सकते हैं। यहां हमने 0 रखा, आप कुछ और रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो बताइए फिर यहां क्या रखा जाए। चलिए हम यहां रखते हैं 1। अगर मैं y बराबर 1 रखूं, अगर मैं y बराबर 1 रखूं तो मुझे x का क्या मान मिलेगा। x बराबर, वापस से इसको लिख लीजिए, 3 + 2 और y की जगह क्या लिखा 1। सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 एकम 2, और मान कितना मिल रहा है 5। इस प्रकार से हमें x का मान कितना मिल गया 5। तो x का मान हमें 5 मिल रहा है और y का मान क्या रखा था हमने 1, इसलिए y का मान हो गया 1। तो हमें ये दो मान मिल चुके हैं। इन दो मानों की सहायता से हम हमारा ग्राफ बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये सारणी कंप्लीट हुई। अब आपसे बात की थी कि हम कुछ स्पेशल भी बताएंगे, तो स्पेशल जरूर बताएंगे। पहले एक बार एक मेथड को सीख लीजिए, फिर कुछ स्पेशल भी करेंगे। तो चलिए, जब एक सारणी बन गई तो अब हम दूसरे समीकरण को लेते हैं और उससे भी सारणी बनाते हैं। ये काम आप चाहें तो रफ में करें और आप चाहें तो फेयर में भी कर सकते हैं। वैसे इसको फेयर में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे मैं कर देता हूं इरेज। मुझे समीकरण 1 से एक सारणी मिल गई। अब मुझे समीकरण 2 को यूज करना है और उससे भी एक सारणी बनानी है। आपकी कॉपी में इसके तुरंत बाद आप समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 की सारणी बना लेंगे। क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं। इसके पार्ट कर लेता हूं 2, तो इसके आगे मेरी कॉपी में मैं यहां लिखने वाला हूं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से मैं सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लूं, 2x - 3y = 10। और उसी प्रकार से जैसे हमने यहां पक्षांतरण किया, हम यहां भी पक्षांतरण कर लेते हैं। देखिए 2x = 10 + 3y। मैंने यहां y का मान ऋणात्मक था इसलिए इसका पक्षांतरण किया, ताकि ऋणात्मक चिन्ह आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसकी समस्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह वाली जो आपको समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है ऋणात्मक चिन्ह को पक्षांतरण करने से। अब हम इसी प्रकार से इस समीकरण से भी सारणी के लिए खाका खींच लेते हैं। ये लीजिए, ये सारणी के लिए हमने खाका खींच लिया, ये x और ये y। अब जैसे हमने यहां मान रखकर एक चर राशि का मान रखा और दूसरी का प्राप्त किया, उसी प्रकार से आपको यहां भी करना है। अब इस समीकरण में मान रखिए, ये जो x के साथ आपको 2 नजर आ रहा है, इसे आप यहां पक्षांतरण कर सकते हैं। कैसे? x = 10 + 3y/2। आप कहेंगे पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको स्पेशल तरीका बताना है ना, इसलिए मैंने वो नहीं किया। आप इस तरह से पक्षांतरण कीजिए और फिर वैल्यू प्राप्त कीजिए। 10 + 3y/2, तो मैं y बराबर रखूंगा, और आसान है कि मैं y बराबर क्या रख दूं 0। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है x = 10 + 3y, यानी 3 और y की जगह 0/2। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो क्या मिलता है, 10 की जगह तो 10 है, 3 से 0 को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो यानी कि 10 + 0/2 मतलब 10/2, और 10/2 का जवाब क्या आएगा 5। तो आपने देखा कि जब मैंने y बराबर 0 रखा तो मुझे x बराबर क्या मिल रहा है 5, यानी x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। अब मुझे दूसरा मान भी रखना है। अब दूसरा मान क्या रखूं, तो दूसरा मान हम सोचते हैं कि y की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो 3 एकम 3 और 10 और 3 13, और जब 13 में मैं 2 का भाग दूंगा तो आपको पता है आपको कोई पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जब भी हम ग्राफिकल मेथड से युगपत समीकरणों को या रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट वाले नंबर से या फिर जो भिन्न के रूप में हमारे आंसर आ रहा है उससे बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सही रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां 1 नहीं रखेंगे। फिर अगर हम 2 रखें तो 3 दूनी 6 और 10 और 6 16, और x का मान हमें प्राप्त होगा 8, जो कि एक बड़ा मान प्राप्त हो रहा है। तो वैल्यू तो उससे निकल जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें कि अगर छोटा मान प्राप्त हो तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो हम क्या करें, क्यों ना हम यहां पर ऋणात्मक मान रख दें,
y की वैल्यू को ऋणात्मक रख दें। अगर y की वैल्यू को ऋणात्मक रखेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर y की वैल्यू जो 2 है वही रखूंगा, क्योंकि 1 रखने पर अगर मैं -1 यहां रखूंगा तो मुझे -3 यानी कि 10 में से 3 गया तो 7 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो बेस्ट है कि मैं y की वैल्यू यहां 2 रखूं। अगर मैं y बराबर 2 रखता हूं, कौन सा 2? -2। अगर मैं y बराबर -2 लिखता हूं तो मुझे x बराबर क्या मिलता है? देखिए, ये रहा 10 प्लस 3 और y की जगह क्या लिखा है? -2 और बटे में कितना है? 2। अब इसे देखते हैं सॉल्व कर कर, तो ये तो हो गया 10 प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6/2 और 10 में से 6 गया तो 4/2 यानी कि 2 मुझे आंसर मिलेगा धनात्मक। तो आ गया ना छोटा मान। तो छोटा मान आना हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूं। y का मान तो है -2 और x का मान है 2। ये लीजिए, इस तरह से हमारी सारणी कंप्लीट हो गई और इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा रफ काम है, इसलिए मैं इसे कर देता हूं इरेज। और जब हमारी सारणी बन जाती है तो फिर ग्राफ खींचना तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सारणी बनाकर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाना हम सीखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहां मैं आपको केवल सारणी स्पष्ट करने वाला हूं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं सारणी का वो तरीका जिसमें आपकी मेहनत होने वाली है कम, और जब मेहनत कम होगी तो गलती की संभावनाएं भी खत्म हो जाएगी और आप इजीली सवाल सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सारणी तैयार है, ग्राफ बन सकता है। इन मानों को मैं करता हूं इरेज और आपको बताता हूं दूसरा तरीका, जिसमें क्या करना है आपको कि ये जो हमने सारणी बनाई यानी कि समीकरण लिखा, उसका पक्षांतरण किया, उसके बाद हमने सारणी बनाई, तो एक मान तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त करना होगा। एक मान तो आपको इसी प्रकार से प्राप्त करना होगा कि मैं y की वैल्यू यहां 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x बराबर 3 प्लस 0 यानी कि 3। तो x का मान 3 और y का मान 0। दूसरे मान को हम हटा देते हैं कि हमें अभी दूसरा मान नहीं मिला है। इसी प्रकार से इस समीकरण में भी मुझे एक मान तो प्राप्त करना ही होगा। एक मान तो मुझे प्राप्त करना होगा कि y बराबर मैंने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 यानी कि x बराबर 10/2, तो मान मुझे कितना मिला? 5। तो जब हमें एक मान प्राप्त हो जाता है तो हम किस प्रकार से अगला मान प्राप्त करते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? पेंसिल यूज करनी होगी। पेंसिल यूज करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रफ काम हम करने वाले हैं यहीं पर। हमारी फेयर कॉपी में ही हम रफ काम कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमने पेंसिल से लिखा है उसे इरेज कर देंगे। क्या करना होगा कि y का जो गुणांक है, y का गुणांक कितना है? 2, उसको आप x के साथ लिख दीजिए। जैसे कि y का गुणांक 2 तो मैं यहां लिख दूंगा 2, किसके साथ? x के साथ। पलट करके y के साथ जो लिखा हुआ है उसे x के साथ लिख दीजिए और जो x के साथ लिखा हुआ है उसे y के साथ लिख दीजिए। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है? 1, मैंने यहां 1 लिख दिया। इसी प्रकार से आप इस समीकरण में भी कर सकते हैं कि y के साथ लिखा हुआ है 3, उसे तो इस x के साथ लिख दीजिए और जो x के साथ लिखा हुआ है 2, उसे आप y के साथ लिख दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आपको सदैव पक्षांतरण करने के बाद लिखनी है। क्लियर? ये वैल्यू आपको सदैव पक्षांतरण करने के बाद लिखनी है। हमने पक्षांतरण कर दिया उसके बाद। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस 2 का जो चिन्ह है वो चिन्ह इसके साथ आता है, क्योंकि धनात्मक है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो यहां -2 होता तो मुझे यहां -2 लिखना होता। तो ऋणात्मक चिन्ह को भी हमें उसके साथ लेना होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल अभी और लेने वाले हैं ताकि आप ढंग से इस विधि को भी सीख सकें। तो देखिए, जब आप ये मान लिख लेते हैं फिर क्या करना है? बहुत आसान है। आप क्या कीजिए कि इस 2 में इस 3 को जोड़ के यहां लिख दीजिए 5। 2 और 3 कितना होता है? 5। 1 को 0 में जोड़ के लिख दीजिए तो 1 और 0 1। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल दूसरा मान आपको यही प्राप्त होगा। देखिए यहां भी क्या होगा? 5 और 3 8, 2 और 0 2। तो अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको पता है 8 प्राप्त हो रहा था, हमें अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो इस तरह से आप 2 ही नहीं, तीसरा मान भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? इस 2 को इस 5 में जोड़ेंगे तो 7, इस 1 को इस 1 में जोड़ेंगे तो 2। इस तरह से हमें तीसरा मान भी प्राप्त हो जाता है बहुत ही आसानी से। और यहां 8 और 3 11 और 2 और 2 4। ये लीजिए, ये तीसरा मान भी आपको प्राप्त हो गया। तीसरे मान की आवश्यकता वैसे तो नहीं है हमें,
अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो तीसरे मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इजीली निकाल सकते हैं तो निकाल लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? अगर कहीं कैलकुलेशन में किसी से कोई मिस्टेक होती है, पहली बात आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कैलकुलेशन पावर कैसी है, आपसे गलती होने की संभावना है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपसे गलती नहीं हो सकती तो आप निश्चित रूप से 2 मान से सारणी बना सकते हैं और ग्राफ खींच सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि कहीं गलती होती है, आपसे कभी कभी गलती हो जाती है, तो तीसरा मान निकालने का फायदा यह होता है कि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में 3 डॉट होती है, तो तीनों से हमें सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो मान प्राप्त किए हैं उनमें हमसे कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। और अगर 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, कहीं भी कोई तिरछा है, तो निश्चित रूप से हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। इसलिए यह जरूरी है कि अगर 3 मान निकाल के देख लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, और बाकी 2 मानों में आपको यह पता नहीं लग पाता कि आपने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है या नहीं की है। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे, क्योंकि 3 मान निकालना भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। बाकी अगर आपके पास समय है तो 3 मान निकाल के कीजिए, और आपके पास अगर समय नहीं है तो फिर 2 ही मान से आप सॉल्व कर लीजिए। और तीसरा मान निकालना आसानी है, कहां समय लगा? अगर इस तरीके से निकाल रहे हैं तो समय नहीं लगेगा। देखिए इस विधि को अब मैं आपको और भी आसान तरीके से बताने वाला हूं। ये जो आपने पहला मान प्राप्त किया है ना, ये मान भी हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अगले सवाल के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसी सवाल को थोड़ा कठिन बना लेता हूं ताकि आप थोड़ा कठिन सवाल को भी इजीली सॉल्व करना सीख सके। ये लीजिए, मैंने यहां ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए तो ये थोड़ा कठिन हो गया। अब कठिन हो गया तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें वही करना है। हम हमारी कॉपी में हल लिखकर शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरणों को एज इट इज लिख देंगे। x माइनस 2y बराबर -3 और 2x माइनस 3y बराबर -10, इसे कहेंगे समीकरण 1, और जो दूसरा हमने लिखा है उसे कहेंगे समीकरण 2। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो ये लीजिए, समीकरण में शॉर्ट में लिख देता हूं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से लिखने के बाद में हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। ये लीजिए, x माइनस 2y बराबर -3। इसके बाद पक्षांतरण करना है, तो ये लीजिए, हम 2y को इधर भेज देते हैं, तो x बराबर -3, आगे क्या है? +2y। आप जानते हैं पक्षांतरण जब करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह उधर जाकर धनात्मक हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ गया ना, यही पक्षांतरण होता है। 2y को बराबर के दूसरी तरफ भेजा तो ऋणात्मक से वो धनात्मक हो गया। इसे आप यहीं छोड़ दीजिए और फिर बना लीजिए आप सारणी। तो सारणी का खाका खींच लेते हैं हम। सबसे पहले हमें 2 मान चाहिए, तो 2 मानों के लिए हमने ये सारणी का खाका खींच लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? ये लीजिए, ये x है और ये y है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये पहला मान ही हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही आसान ट्रिक। और वो क्या है? आप एक काम कीजिए, यहां देखिए हमारे इस समीकरण को। क्लियर? यहां ये बॉक्स मैंने बनाया है, आपको नहीं बनाना, मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। x का गुणांक क्या है? 1। तो आप अपनी रफ कॉपी में 1 की टेबल लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब आपने ये टेबल लिख दी तो अब आप क्या कीजिए, इस y का जो गुणांक है उसकी भी टेबल लिख दीजिए। y का गुणांक क्या है? 2। हमें यहां -2 लेने की आवश्यकता नहीं है, माइनस को आप छोड़ दीजिए। केवल ये देखिए कि y 2 से गुणा हो रहा है, तो आप 2 की भी टेबल लिख दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दाई 20। हमने ये टेबल लिख दी। और एक काम कीजिए, पहले आप सदैव 0 लगा दीजिए। ठीक, अब आप देखिए कि x में से 2y को माइनस करने पर मुझे -3 मिल रहा है। तो मैं इस x का मान, x का गुणांक यानी कि x का मान हमें इस लाइन से मिलने वाला है और y का मान हमें इस लाइन से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि x के गुणांक की टेबल है और ये y के गुणांक की टेबल है, तो ये हमें y का मान देगी और ये हमें x का मान देगी। ठीक है, तो ये पंक्ति हमें x का मान देने वाली है और ये y का मान देने वाली है। क्या करना है? x के मान में से y के मान को माइनस करना है, -3 आना चाहिए। यानी इस ऊपर वाले मान में से
इस नीचे वाले मान को माइनस करने पर मुझे -3 आना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करूं तो -3 आएगा। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो 3 ही आना चाहिए। देखिए कैसे, मैं वो मान ढूंढ लेता हूं और मुझे वो मान बहुत ही आसानी से मिल रहा है 1 और 4। मुझे समझ में आ रहा है, मैंने देख लिया कि अगर इस 1 में से इस 4 को माइनस करूं तो मुझे -3 मिलने वाला है। आप खुद देखिए, 1 में से 4 को माइनस करने पर मुझे -3 मिलने वाला है। ठीक है ना? तो मेरे x और y के मान मुझे यहां से मिल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने इसको सोचा वैसे आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? अगर इस 4 में से मैं 1 को घटाऊं तो मुझे 3 मिलेगा। मैंने क्या किया? उल्टा कर दिया। x में से y को घटाने पर -3 मिलना चाहिए। अगर यहां ऋणात्मक आता है तो मैं y में से x को घटा के देख लेता हूं, 3 आना चाहिए। मेरा मान बिल्कुल सही होगा, ताकि माइनस वाला झंझट थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। बाकी आपकी जैसे इच्छा हो। तो 4 में से अगर 1 गया तो 3 आ रहा है, इसका मतलब 1 में से 4 को घटाऊंगा तो -3 आएगा। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो हमने ये सोच लिया कि 1 में से 4 को घटाने पर -3 आता है। तो हमारा x का मान क्या होगा? हमें इसके लिए ये देखना होगा ये 1 कितने नंबर पर है। तो देखिए 0 से हम टेबल शुरू करते हैं। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि 1 का पहाड़ा तो वही होता है। तो पहले नंबर पर ये 1 लिखा हुआ है, इसलिए x का मान हो गया 1। और यहां देखिए आप, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पहाड़ा बोलते हैं ना अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 4 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर, इसलिए y का मान कितना हो गया? 2। तो मुझे x और y दोनों के मान मिल गए। अब ये मान मिल गए तो आगे के मान के लिए मुझे यहां ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना होगा फिर उस कंडीशन में? मुझे ये देखना है कि x का गुणांक क्या है? 1, उसे x के साथ नहीं y के साथ लिख दूंगा। तो x का गुणांक तो 1 और y का गुणांक कितना है? 2, उसे मैं x के साथ लिख दूंगा। ये लीजिए, क्या किया? y का जो गुणांक है उसको y के साथ नहीं लिखकर x के साथ लिख दिया, और x का जो गुणांक है उसे x के साथ नहीं लिखकर y के साथ लिख दिया। यानी उल्टा करना है थोड़ा सा, x वाले को y के साथ लिखना है और y वाले को x के साथ लिखना है। क्लियर? लेकिन यह काम हमेशा पक्षांतरण करने के बाद ही किया जा सकता है। ठीक, अब क्या करें हम? अब हम इनको जोड़कर यहां आगे के मान प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जितने प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं 2 में 1 को जोड़ूं तो मुझे 3 मिलेगा, और अगर इस 1 में इस 2 को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलने वाला है? 3। ठीक है, अब आप और आगे चलिए। अगर मैं 2 को इस 3 में जोड़ूं तो मुझे 5 मिलने वाला है, और अगर इस 1 को इस 3 में जोड़ूं तो मुझे 4 मिलने वाला है। अब क्या इनसे मेरे मान सही प्राप्त हो रहे हैं? बिल्कुल, आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को आपको प्रूव करके बता देता हूं कि ये 3 और 3 सही क्यों है और 5 और 5 भी सही क्यों है। देखिए, अगर x का मान 3 देखूं तो x का मान अगर मैं 3 रखूं और y का मान भी 3 रखूं तो मेरा समीकरण संतुष्ट होता है। जैसे कि x का मान अगर मैंने यहां 3 रखा तो बराबर -3 प्लस 2, और y का मान भी कितना? 3। ये लीजिए, सॉल्व करूं तो -3, 3 दूनी 6 प्लस का, और इसको भी सॉल्व किया तो 3 प्लस का, यानी कि 3 बराबर 3। समीकरण संतुष्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये मान बिल्कुल सही है। अगर मैं 5 और 4 भी रखूंगा तो पक्का संतुष्ट होंगे। इसलिए आप टेंशन ना लें कि इस प्रकार से अगर हमने मान निकाला है तो कहीं गलत तो नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। तो आपने देखा, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, और चाहे जितने मान निकाल सकते हैं। 3 की आवश्यकता है तो 3 मान निकाल सकते हैं, और 2 की आवश्यकता है तो 2 मान निकाल सकते हैं। बस जब आपका सवाल हो जाए तो इन्हें हटा दीजिएगा, इन्हें यहां रखने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी टेबल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस एक समीकरण को हम और लेके देखते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, यहां लिखूंगा तो आप तक पहुंचूंगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां से शुरू कर देता हूं। तो लीजिए, समीकरण 2 से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, और अब हम समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। 2 कहां? ये रही। साफ 2x - 3y बराबर -10। पक्षांतरण कर दूं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। -10, 3 को भेजा तो प्लस का 3y, और टेबल का खाका खींच दीजिए। बस कुछ और स्पेशल नहीं करना है। ये x और ये y। अब देखिए हम क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने वहां किया। पहाड़े लिखने का काम हमेशा जो मेन समीकरण होता है उसी से करेंगे, लेकिन यहां जो गुणांक लिखकर हम सॉल्व कर रहे हैं वो किससे करते हैं? इससे, पक्षांतरण करने वाले से। इसलिए पक्षांतरण करना जरूरी हो जाता है इस कंडीशन में। तो चलिए सबसे पहले 2 और 3 का पहाड़ा लिखते हैं।
तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, 2 नाम 18, 2 दही 20। क्लियर। अब हम लिखते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नाम 27, 3 दही 30 और 0 पहले लगा दीजिए। ठीक, काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, इसकी आवश्यकता पड़ती है ना हमको, इसलिए। लेकिन 0 आपको पता है 0 नंबर पर आएगा। ठीक, तो लीजिए कैसे निकालेंगे हम x और y का मान। आपको क्या करना है, x वाले मान में से y वाले मान को घटाना है, तो -10 आना चाहिए। हमने अभी अभी बात की ना, जब भी ऋणात्मक मान आए तो आप यहां से जरा उल्टा कर दीजिए, आपकी ऋणात्मक की समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि x में से y को घटाने के बजाय y में से x को घटाना है और 10 आना चाहिए। ऐसा करते ही आपकी माइनस की समस्या का समाधान हो जाता है। तो चलिए, y वाले मान में से x वाले मान को घटाना है, 10 आना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है बहुत ही आसानी से। अगर मैं इस 12 में से इस 2 को घटाता हूं तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। यानी मेरे ये 2 मान मुझे मिल गए। कैसे, ये 2 पहले नंबर पर है और ये 12 0 1 2 3 4 नंबर पर है। तो ये तो है y का मान, यानी y का मान तो हो गया 4, और ये है x का मान यानी कि 1। तो ये लीजिए x और y के मान मुझे मिल गए। अब या तो मैं दूसरा मान यहीं से सोच लूं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में सीखा हुआ है। इस विधि को हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपको अगर यहां थोड़ा कम समझ में आई है या और एग्जाम्पल नहीं मिल पाए हैं तो थोड़ा और क्लियर करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस विधि को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और हमने वहां अच्छे से एग्जाम्पल समझाए, हर प्रकार के, छोटे बड़े ऋणात्मक धनात्मक सभी प्रकार की संख्याएं लेकर, तो वहां से आप सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमें y का मान मिला 4 और x का मान मिला 1। अब आगे चाहे तो इससे प्राप्त कर सकते हैं मान, और अगर इससे प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर हमारा दूसरा वाला जो तरीका है हम वो काम में लेंगे। कौन सा तरीका, हमने ये पक्षांतरण किया, वो पक्षांतरण किया है तो क्या करना है, जो y का गुणांक है यानी कि 3, उसे तो लिखना है x के साथ। तो ये लीजिए मैंने 3 यहां लिखा, और जो x का गुणांक है उसे लिखना है y के साथ, लिख दिया। अब क्या करूं, जोड़ते जाना है और आगे मान प्राप्त करते जाना है। 3 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो मुझे मिलता है 4, 2 में इस 4 को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 6। ये लीजिए मेरे दूसरे मान मुझे मिल गए। आगे मुझे तीसरा मान अगर और चाहिए तो ये लीजिए, बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, इस 3 को इस 4 में जोड़ेंगे, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 7, और 2 को 6 में जोड़ेंगे तो 2 और 6 मुझे मिलेगा 8। यानी अगले अंक में जोड़ते जाइए, आपकी सारणी बन जाती है। तो इस तरह से हम 3 मान भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो है ना मजेदार चीज। एक काम जरूर याद रखिएगा कि इसे आप इरेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा रफ काम है, ये भी रफ काम है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगाया है। तो इस तरह से हमारी सारणी कंप्लीट होती है, और सारणी कंप्लीट होने के बाद आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचना हम सीखेंगे अगले वीडियो में। सारणी बनाना अगर आपको आ गया तो फिर ये मान के चलिए कि प्रश्न आपका सॉल्व हो ही गया, और 6 नंबर आपको बोर्ड में मिलेंगे, वो पक्का। तो कैसा लगा आपको मेथड, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ओके, बाय।